हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कवर किया। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप 1 किया है, फिर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पॉपुलेशन कंपोजिशन देखा, फिर नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट देखा, फिर प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर अगला हम लोगों ने टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ देखा, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखा। आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड देखने जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपका जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ना, द ट्रेडिंग बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इसमें हम लोगों को देखिए क्या क्या और आगे टॉपिक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द ट्रेड के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। एज ए टर्शियरी एक्टिविटी विच आई यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 7 ऑफ द बुक। चैप्टर 7 जो टर्शियरी एक्टिविटी था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड के बारे में। ये भी आपका सर्विस सेक्टर है। यू नो दैट ट्रेड मीन्स द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। 2 पार्टी चाहिए होता है एक्सचेंज और आपका एक्सचेंज वगैरह करने के लिए, ठीक है। 1 पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेज। एक क्या करता है ना, बेचता है और दूसरा खरीदता है। इन सर्टेन प्लेसेस पीपुल बार्टर देयर गुड्स। कई कई जगह ऐसे होते हैं कि बार्टर देयर गुड्स, मतलब कि पहले बार्टर सिस्टम होता था। यानी कि अगर आपको हम कोई गुड्स देते हैं उसके बदले आप हमको एक गुड्स दिए, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। ऐसा पहले था जब आपका करेंसी नोट्स नहीं थे, ठीक है। फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल। दोनों पार्टी के लिए आपका म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। एक जो आपका सेल करता है उसका भी प्रॉफिट होता है और जो अर्न कर रहा है, मतलब उसको जो परचेज कर रहा है उसको भी उसका नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको भी बेनिफिट हो रहा है। ट्रेड में भी कंडक्टेड एट 2 लेवल। ट्रेड हम लोग 2 लेवल में करते हैं, एक आपका इंटरनेशनल लेवल में और नेशनल लेवल में। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्री। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ना, 2 डिफरेंट नेशन के बीच होता है। कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्फ और दे कैन परचेज एल्सवेयर एट लोअर प्राइसेस। क्या होता है ना, कोई कोई देश ऐसा रहता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं, मतलब उसका प्रोडक्शन करने में उसको ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, या फिर उस जगह वो फेवरेबल नहीं होता है, जिसके कारण उसको दूसरे कंट्री से लोअर प्राइस में भी मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये बेनिफिशियल रहता है इंटरनेशनल ट्रेड। द इनिशियल फॉर्म ऑफ द ट्रेड इज प्रिमिटिव सोसाइटीज वाज द बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम होता है, जैसा कि अभी बोला गया, वेयर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। इन दिस सिस्टम इफ यू वेर ए पोर्टर एंड वेर इन ए नीड ऑफ ए प्लम्बर, यू वुड हैव टू लुक फॉर ए प्लम्बर हु वुड बी इन नीड ऑफ द पोर्ट्स एंड यू कुड एक्सचेंज योर पोर्ट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विस। देखिए किस तरह यहाँ पोर्टर और प्लम्बर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि आपका बार्टर सिस्टम को दोहराता है, मतलब दर्शाता है। 2 वुमेन्स प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम। देखिए 2 वुमेन आपका प्रैक्टिस कर रहा है बार्टर सिस्टम। ये इसको ये चीज़ एक्सचेंज कर रहा है, वो उसको उसके बदले अगला चीज़ दे रहा है, लेकिन यहाँ करेंसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉब बिल मेला टेक्स प्लेस इन जागी रोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गुवाहाटी एंड इट इज़ पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। यहाँ पे आपका बार्टर सिस्टम अभी भी है। A big market is organized during this fair and people from various tribes and communities exchange their product। यहाँ पे मतलब क्या होता है, अलग अलग ट्राइब और कम्युनिटीज़ के लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स। द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम वाज ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। जैसे कि मनी का जो करेंसी नोट्स आजकल छापे जाते हैं, उससे क्या होता है ना, बार्टर सिस्टम का डिफ़िकल्टी को आपका रिड्यूस किया है। इन द ओल्डन टाइम्स बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी came into being, rare object with a very high intrinsic value served as money, like flint stone, obsidian, cowrie shell, tiger's paw, whale's teeth, dog's teeth, skins, furs, cattle, rice, paper, corn, salt, small tools, copper, silver and gold। ये सब आपका एग्जाम्पल दिया गया। अगला देखिए यहाँ डू यू नो, यहाँ पूछा गया है। The word salary comes from the Latin word salarium, which means payment of salt. As in those times, producing salt from seawater was unknown and could only be made from rocks which was rare and expensive. This is why it become a mode of payment। ठीक है, तो यहाँ सैलरी के बारे में बोला गया कि वो कहाँ से आया है।
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कब से था, क्या क्या होता था। तो इन एंशियंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टिंग गुड्स क्या होता था, रिस्की रहता था। एंड ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट। इसके कारण ट्रेड आपका रेस्ट्रिक्टेड रहता था आपका नेशन वाइड में ही या फिर लोकल मार्केट में। पीपुल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्स ऑन द बेसिक नेसेसिटीज, फूड एंड क्लोथेस। ओनली द रिच पीपल ब्रॉट ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेसेस एंड दे रिजल्टेड इन अ ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम। ठीक है, फिर इस तरह क्या होता था ना, धीरे धीरे आपका वो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया को वाइडन करता गया। ठीक है, द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना along द 6000 किलोमीटर रूट। सिल्क रूट का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि आपका रोम और चाइना के बीच कनेक्ट करता है 6000 किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस है ट्रेडिंग का एंशियंट टाइम में। द ट्रेडर ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल एंड प्रीसियस मेटल एंड मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। तो देखिए ये सब तीनों कंट्री के बारे में बताया गया है कि ट्रेडर्स आते थे, परचेज करते थे। आफ्टर द disintegration of the Roman Empire, European commerce grew during the 12th and 13th century with the development of the ocean-going warship trade between Europe and Asia grew and the America were discovered। देखिए यूरोप और एशिया के बीच फिर आपका क्या होता था ना, ट्रेडिंग होने लगा। फिर बाद में आपका जाके अमेरिका बना। 15th century onwards में क्या हुआ ना, यूरोपियन colonialism began and along with the trade of exotic commodity a new form of trade emerged which was called slave trade। एक slave trade करके भी एक उजागर हुआ था। Portuguese, Dutch, Spaniards and British captured African natives and forcefully transported them to the newly discovered Americas for their labor in the plantation। तो देखिए उस टाइम लेबर वगैरह का भी ज़्यादा ज़रूरत होता था, इसलिए फोर्सफुली लोगों को पकड़ा जाता था और काम कराया जाता था। स्लेव ट्रेड वाज ए lucrative business for more than 200 years till it was abolished in Denmark in 1792, Great Britain in 1807 and United States in 1888। ठीक है, द अमेरिकन स्लेव एक्शन एंड एडवर्टाइज। स्लेव के लिए एक आपका दिया गया है पिक्चर में, एडवर्टाइजमेंट का है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल also expanded but their monetary value declined in relation to the manufactured goods। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हो गया ना, डिमांड आपका रॉ मटेरियल्स जैसे कि ग्रेन, मीट, वूल ये सब का बढ़ गया, जिससे कि आपका मॉनेटरी वैल्यू आपका घट गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के कंपैरिजन में। द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड द वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। क्या होता है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन क्या करता है, इंपोर्ट करता है प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, या रॉ मटेरियल के तौर पर, और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है फिर फिनिश्ड गुड बना के नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century रीजन्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वेर नो मोर इम्पोर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल नेशन बिकम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर। ठीक है, फिर आपका धीरे धीरे जैसे ईयर्स बीतते गए 19th century का हाफ में आपका क्या हुआ, रीजन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वेर नो मोर इम्पोर्टेंट। प्राइमरी गुड्स जो रीजन प्रोड्यूस करते थे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया एज कम्पेयर टू द आपका इंडस्ट्रियल एरिया को। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 and 2 countries imposed trade taxes and quantitative restriction from the first time। For the first time during the post-war period, organizations like General Agreement for Tariff and Trade helped in reducing tariff। देखिए वर्ल्ड वार 1-2 के बाद क्या हुआ था ना, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप इतना क्वांटिटी में एक्सपोर्ट, ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इस ये एक लिमिट हर देश के द्वारा या फिर मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, फिर और उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए आपको टैरिफ देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रहता है टैक्स के फॉर्म में। व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। It benefits the world economy if the different countries practice specialization and division of labor in the production of commodities or provision of services। Each kind of specialization can give rise to trade। देखिए सब देशों के पास अलग अलग स्किल सेट या फिर अलग अलग प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल रहता है। तो आपका क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सब स्पेसिफिक चीज़ मिलकर
सब देशों का अलग अलग, इससे क्या हो रहा है ना, वर्ल्ड का इकोनॉमी बढ़ रहा है। Thus, international trade is based on the principle of comparative advantage, complementary and transferability of goods and services, and primary principles would be mutually beneficial to the trading partner. इससे trading partner को फायदा हो रहा है। In modern time आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि trade is the basis of world economic organization and is related to the foreign policy of nation। देखिए इसके लिए ट्रेडिंग के लिए क्या होता है ना, हर देश का अपना फॉरेन पॉलिसी होता है, ट्रेडिंग पॉलिसी with well developed transformation and communication system. No country is willing to forgo the benefit derived from participation in international trade। देखिए आपका ज़्यादातर आजकल देखा जाता है कि सब देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन कम होता है, ग्लोबलाइजेशन सब जगह है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या क्या बेसिस है? पहला तो आपका डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्स, अलग अलग देशों में अलग अलग रिसोर्स, मतलब उसका क्वांटिटी या फिर आप क्वालिटी पे अंतर हो जाता है, जिससे कि अगले देश को ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्स। द वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर फिजिकल मेकअप इन जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो ये जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट के कारण आपको क्या होता है ना, डिफरेंस होता है, जो आपका क्या करता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिससे कि इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंस, इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड द एनिमल रेस्ट। लो लैंड हैव ए ग्रेटर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, माउंटेन अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट टूरिज्म। देखिए इसमें क्या है ना, कोई कोई ऐसा भी जगह रहता है जो आपका माउंटेन, जैसे कि आपका अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को और आपका टूरिज्म को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। मिनरल रिसोर्स भी एक आपका क्या हो गया ना, इसमें आ जाता है। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड वाइड ओवर द एबिलिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर अगला आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी आपका एक फैक्टर है, जो कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग क्लाइमेट रहता है, जिसके कारण अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अलग अलग जगह। इट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, और फ्लोरा और फोना भी डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंगली उस जगह फोना पाए जाते हैं और फ्लोरा दैट कैन सर्वाइव इन ए गिवन रीजन। इट ऑल्सो इंश्योर डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, वूल प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन में वूल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बनाना, रबर एंड कोकोआ कैन ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो करता है। तो ये भी आपका एक क्लाइमेट का फैक्टर हो गया। फिर अगला आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस में पॉपुलेशन फैक्टर। देखिए पॉपुलेशन भी फैक्टर करता है, जैसे कि कोई एक ऐसा देश है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी उसको रिवर्स में अगर हम लोग सोचें कि अगर ऐसा कोई देश है जो कि एक्सपोर्ट बहुत, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ हो रहा है लेकिन वहाँ उतना डिमांड नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। देखिए पॉपुलेशन फैक्टर में कल्चरल फैक्टर भी आ गया। इसमें डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन ए सर्टेन culture which are valued the world over. China produces the finest porcelains and brocade. Carpet of the Iran are famous, while North African leather work and Indonesian batik cloth are prized handicraft। देखिए यहाँ बताया गया है कि अलग अलग कंट्री का क्या क्या चीज़ फेमस है जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिफरेंट जगह में अलग अलग रहता है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड। जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होता है उसका इंटरनल ट्रेड ज़्यादा होता है, बट लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड, लेकिन आपका एक्सटर्नल ट्रेड कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो वहाँ के लोगों को ही ज़्यादा चीज़ चाहिए होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड इन द लोकल मार्केट, जो कि लोकल मार्केट में कंज्यूम किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइंस द डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज विथ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाय कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स। देखिए लो स्टैंडर्ड में आपका क्या होता है ना, यहाँ अलग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई चीज़ को, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अगला आपका फैक्टर हो गया जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। At the different stage of economic development of country, the nature of items traded undergo changes. In agriculturally important countries, agro products are exchanged for manufactured goods, whereas industrialized nation export machinery and finished products and import food grains and other raw materials। देखिए यहाँ क्या बताया गया है ना, अलग अलग स्टेज में मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री का उसका नेचर ऑफ आइटम क्या होता है, मतलब चेंज हो जाता है।
ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चरी इम्पोर्टेंट कंट्री आपका एग्रो बेस जो एक्सचेंज करता है मैन्युफैक्चरिंग गुड के कंपेरिजन में, वेयर इंडस्ट्रीज नेशन एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल। यहाँ क्या बोल रहा है और कि इसको जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है वो क्या करता है ना, इम्पोर्ट करता है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट को और उसको प्रिपेयर करके फिर नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में फिर एक्सपोर्ट करता है। फिर आपका एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये अभी आपका बेसिस है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का। इसमें क्या है हो रहा है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्री which lacks in capital requirement for the development of mining, oil drilling, heavy engineering, lumbering, and plantation agriculture. By developing such capital-intensive industries, developing countries, the industrial nations ensure import of the food, stuff, mineral, and create market for those finished products. The entire cycle steps up the volume of the trade between nations. इससे क्या हो रहा है ना, आपका ट्रेडिंग को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट भी आपका एक बेसिस हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसमें क्या हो रहा है ना, इन ऑलरेडी टाइम लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे जो कि रेस्ट्रिक्ट करते थे ट्रेड के लिए। ठीक है। ओनली हाई वैल्यूड आइटम जैसे कि जेम्स, सिल्क, स्पाइसेस वेयर ट्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसी को सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता था ना, ट्रेडिंग किया जाता था। विद एक्सपेंस ऑफ रेल, ओशियन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज एक्सपीरियंस स्पेशल एक्सपेंशन। फिर जैसे कि प्रिजर्वेशन रेफ्रिजरेशन का टेक्निक आया, उससे क्या हो रहा था ना, उसको हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रखते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे रेल ओशियन माध्यम से। फिर अगला था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो इंटरनेशनल ट्रेड हैज 3 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, सेक्टोरियल कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में क्या है ना, द एक्चुअल टोनेज ऑफ द गुड्स ट्रेडेड मेकअप द वॉल्यूम। इसमें क्या हो रहा है ना, जितना आपका ट्रेड किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं ना, वॉल्यूम। हाउएवर सर्विसेज ट्रेडेड कैन नॉट बी मेजर इन टोनेज, लेकिन अगर हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग टन में नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। तो जितना आपका टोटल वैल्यू आपका गुड्स और सर्विस ट्रेड किया जाता है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। फिगर आपका 9.1 है जो कि शो कर रहा है आपका टोटल वॉल्यूम वर्ल्ड ट्रेड का, जो कि आपका बढ़ रहा है 5 डिकेड से। 9.1 में देखिए एक्सपोर्ट गुड है, टोटल मर्चेंटाइज इतना में देखिए एक्सपोर्ट, ये आपका वर्ल्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन मिलियन ऑफ यूएस डॉलर। इम्पोर्ट कितना हो रहा है, इतना 1995 में वर्ल्ड वाइड है, ये इतना इंपोर्ट किया गया, इतना एक्सपोर्ट, सॉरी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है। ठीक है। फिर आपका कंपोजिशन, व्हाट डू यू थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड हैज इंक्रीज्ड ओवर द डेकेड। आप कैसे कर सकते हैं कि ये बढ़ रहा है, जैसे कि हम लोग के पास कैलकुलेटेड डाटा है ये, ठीक है, एस्टिमेट किया गया है। कैन दिस फिगर बी कंपेयर्ड व्हाट हैज़ बीन द ग्रोथ ऑफ द ईयर 2015 ओवर द 1955। या कंपेरिजन 2 साल के बीच पूछा गया। फिर आपका अगला आता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड के लिए क्या क्या कंपोजिशन है। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज हैव अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लेटर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स गेन प्रोमिनेंस एंड currently though the manufactured sector commands the bulk of the global trade. Service sector which include travel, transport and other commercial services have been showing an upward trend. इसी सर्विस सेक्टर आपका क्या कर रहा है ना, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, ये आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में। फिगर में आपका और क्या शो हो रहा है ना कि आपका वॉल्यूम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वर्ल्ड का वो ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली ईयर्स जैसे बीतता जा रहा है। It became evident that the manufactured good contributed to the bulk of the world merchandise export from 2005 to 2015 के बारे में डाटा में दिया गया है। Fuel and mining goods and agricultural goods are also important contributor of the merchandise export। ये भी आपका फ्यूल माइनिंग भी आपका फुल माइनिंग और आपका ये एग्रीकल्चरल गुड भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए। देयर इज ए चेंज इन द शेयर ऑफ द कंटिनेंट इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड एज यूरोप्स कंट्रीब्यूशन इज डिक्लाइनिंग व्हाइल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियन कंट्री ग्रो। एशिया का कंट्री का आपका क्या हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यूरोप का कंट्री का क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज कर रहा है।
ट्रेडिंग का, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। फिर अगला आपका क्या पॉइंट आता है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। हिस्टोरिकली द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट टीसी विच वेर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्रीज। पहले क्या होता था, डेवलपिंग कंट्री जो होते थे, जो आज प्रेजेंट में है डेवलपिंग कंट्री, वो क्या करते थे ना, एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट विच वेर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वाज ए रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। लेकिन क्या वो बाद में रिवर्स हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में, इसमें यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। फिर क्या हुआ ना, यूरोप कंट्री फिर एक्सपोर्ट करना, पहले यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता था, फिर उसके बाद क्या हो गया ना, रिवर्स हो गया, यूरोपियन कंट्री started exporting manufactured goods for exchange of the food stuff and raw materials from their colonies. Europe and USA emerged as a major trade partner in the world and were leader in the trade of the manufactured goods. ठीक है, ये दोनों लीडर कहलाते थे ट्रेडिंग के मामले में। जापान एट दैट टाइम वाज ऑल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। जापान भी तीसरा ट्रेडिंग कंपनी कहलाता था, इसमें सबसे ज़्यादा होता था। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट a drastic change during the second half of the 20th century. Europe lost its colony while India, China and other developing countries started competing with the developed countries. The nature of the goods traded has also changed. और जो यहाँ देखिए डायरेक्शन का मतलब ये था कि आपका क्या हो रहा था ना, पहले यूरोप में ट्रेडिंग एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर आजकल फिर एक्सचेंज हो गया, फिर यूरोप से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो ये डायरेक्शन ही बताया जा रहा है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका क्या होता है ना, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है उसका बैलेंस करना चाहिए। इसमें क्या बता रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अदर कंट्रीज। यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो फैक्टर हो गया। अगर इंपोर्ट जितना हो रहा है उतना एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो बैलेंस एक बनाए रखा। लेकिन अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है लेकिन इंपोर्ट कम कर रहा है तो क्या हो रहा है ना, वो आपका डेवलप कर लाएगा क्योंकि ज़्यादा उसके पास प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन वही अगर कोई कंट्री का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसका रिसोर्स मतलब उसका पैसा ज़्यादा लगेगा, जिससे कि आपका क्या हो रहा है ना, वो कंट्री अंडर डेवलप रहेगा। If the value of import is more than the value of the country's export, the country has negative or unfavorable balance of trade. ये यहाँ भी बताया गया, if the value of the export is more than the value of the import, then the country has a positive or favorable balance of trade. ठीक है, फिर अगला बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव सीरियस implication for a country's economy. Negative balance would means that the country spends more on buying goods than it can earn by selling the goods. This could ultimately lead to the exhaustion of the financial resources. ये वही बताया गया है कि नेगेटिव ग्रोथ या फिर कम, ठीक है, मतलब नेगेटिव बैलेंस मतलब कि क्या हो रहा है ना, आपका इंपोर्ट ही ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसके इसमें एक मतलब इसको थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बोला गया है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग देखेंगे, एक होता है आपका बायलैटरल ट्रेड और एक आपका मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है ना, दो कंट्री के बीच आपका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय द टू कंट्रीज विथ ईच अदर, दे इंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटी among them. For example, country A may agree to trade some raw materials with agreement to purchase some other specified item to country B or vice versa. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ना, दो कंट्री है, वो दोनों का एग्रीमेंट बनाता है कि ये इससे एक्सपोर्ट करेगा ये चीज़ का इंपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, वो भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड ही है। इसमें अगला आता है मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब एक देश क्या हो रहा है ना, अलग अलग देशों से मतलब ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे अगर कोई, जैसे इंडिया है, सपोज दैट इंडिया को अगर ऑयल चाहिए तो रसिया से अगर इंपोर्ट करता है। ठीक है, फिर अगर इंडिया को और दूसरे रॉ मटेरियल्स चाहिए तो वो और यूरोप या फिर यूएस वगैरह से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग हो रहा है कि अलग अलग देशों से इंपोर्टिंग हो रहा है। फिर एक्सपोर्टिंग भी इंडिया का जैसे कि अलग अलग देश को होता है, तो ये आपका मल्टीलैटरल ट्रेड कहलाता है। एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विद मैनी ट्रेडिंग कंट्रीज। द सेम कंट्रीज कैन ट्रेड विद ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, फिर आपका केस फॉर फ्री ट्रेड, एक आपका फ्री ट्रेड कंडीशन भी रहता है। इसमें क्या होता है, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज द फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब कि वो एक जिससे कि आप एक दूसरे
देश में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर लाइक टैरिफ। इसमें क्या होता है ना, एग्रीमेंट किया जाता है जिससे कि टैरिफ या तो नहीं लगता है या तो कम लगता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑल्सो अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू compete with the domestic product and services. Globalization along with the free trade can adversely affect the economics of the developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी क्या कर रहा है ना, प्रोडक्ट ये आपका मल्टी लेटरल ट्रेड को आपको सपोर्ट कर रहा है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रेवल फास्टर एंड फार्दर देन एवर बिफोर। इससे ग्लोबलाइजेशन से एक आपका ये भी फायदा है कि फास्टर तरीके से एक देश से दूसरे जगह तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट इन रिच कंट्रीज इंटर द मार्केट बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट। देखिए इसमें आपका ये भी रेस्ट्रिक्शन भी कुछ रहता है, ऐसा नहीं कि आपका फ्री ट्रेड मतलब सब चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जितना कि अनलिमिटेड रहेगा, वैसा नहीं। उसमें भी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि इतना मैक्सिमम क्वांटिटी एक्सपोर्ट होगा, इतना इंपोर्ट होगा ईयरली, ठीक है। फिर कंट्रीज ऑल्सो नीड टू कॉशियस अबाउट डम्प्ड गुड। डम्प्ड गुड के बारे में भी कॉशियस रहना चाहिए। एज अलॉन्ग विद द फ्री ट्रेड डम्प्ड गुड्स ऑफ द चीपर प्राइसेस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डम्प्ड गुड मतलब कि सपोज दैट अगर क्या होता है ना, दूसरे देशों से हम लोग उतने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिए, ठीक है, जितना हम लोगों को चाहिए नहीं, तो ये आपका एक्स्ट्रा हो गया जो कि आपका वेस्ट भी जा सकता है। या फिर हम लोग अगर बहुत सारे हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है कोई एक कंट्री का, वो क्या कर रहा है ना, जितना प्रोडक्शन हुआ सब आपका एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा ना, वहाँ के लोगों का ही उस रिसोर्स वो चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आपका कंट्री में इफेक्ट पड़ेगा इसका इकोनॉमिक कंडीशन। द प्रैक्टिस ऑफ द सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज नॉन एज डंपिंग। देखिए डंपिंग में यहाँ और एक चीज़ बताया गया कि इसमें क्या होता है, सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच कमोडिटी का शेयर सेलिंग हो रहा है उस प्राइस पे जिससे कि आपका डिफर फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट, जो कि कोई आपका कारण के लिए आपका क्या हो रहा है ना, नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है ना, सेलिंग हो रहा है कमोडिटी का एट ए प्राइस दैट डिफर्स, वो प्राइस जो कि डिफर करता है फॉर रीजंस, कोई कारण के कारण, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट, और कॉस्ट के कारण नहीं, उसको हम लोग डंपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पैनल टू स्टडी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन श्रिम्प, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर WTO के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है UPSC में। इन 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड गेट वाज फॉर्म्ड बाय द सम कंट्रीज। देखिए 1948 में गेट का फॉर्म किया गया, जो कि क्या होता था, पहले आपका टैरिफ वगैरह कोई मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग रहता था, रेस्ट्रिक्शन ये सब चीज़ के सुधार के लिए आपका क्या किया ना, एक एग्रीमेंट रखा गया, एक कमेटी बैठाया गया, ठीक है, गेट करके हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में है, वो इसका मेंबर है। इन 1994 इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द कंट्रीज टू सेट अप ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, इसके लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ द फ्री एंड फेयर ट्रेड। इसका मेन इंटेंशन क्या होता है ना, फ्री फेयर ट्रेड को ये देखता है, ठीक है, अमंगस्ट नेशन एंड द गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड। फिर इसका नाम चेंज करके WTO रखा गया 1995 में। WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। WTO क्या हो रहा है ना, ट्रेड जो हो रहा है उसको ये देखभाल करता है फ्री फेयर के लिए। इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन। और कभी कभार क्या होता है ना, अगर दो कंट्री हैं, दो कंट्री के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कभी कभार क्या होता है ना, उसके लिए कुछ विवाद हो जाता है, तो उसको भी विवाद को सॉल्यूशन वगैरह या फिर राय देने के लिए WTO है फ्री फेयर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। WTO ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन द सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन में भी है, बैंकिंग में भी, और अदर इशू में भी आपका जो ट्रेडिंग हो रहा है उस पर भी ये देखता है, ठीक है। द WTO हैज हाउएवर बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय
दोज हु आर वरीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसको भी अपोज, डब्ल्यूटीओ को भी कुछ ऐसे दो देश हैं जो कि इसके मेंबर नहीं हैं, वो लोग इसका अपोज करते हैं कि फ्री ट्रेड वगैरह को जो सपोर्ट नहीं करते हैं। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्पेरस, इट इज़ एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड द पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। उनका यही मानना है कि रिच कंट्री और रिच हो रहा है। दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन द डब्ल्यूटीओ फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। मोर मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुल्ली ओपन देयर मार्केट टू प्रोडक्ट from developing countries. It is also argued that the issue of the health, workers' right, child labor and environment are ignored। और ये सब चीज़ को इसमें बताया गया है कि इग्नोर किया जाता है। ठीक है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक, इससे पहले हम लोग देखेंगे डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड है। 164 कंट्री आपका डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। 2016 का ये डाटा है। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होता है? ये आपका रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं कम अप इन ऑर्डर टू इनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी एंड complexities in trading items and to curb restriction on the trade of the developing world। ठीक है, ये भी आपका टेक केयर करता है। टुडे 120 रीजन है जो कि आपका ट्रेड ब्लॉक जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेड ब्लॉक आपका 120 रीजन ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। देखिए, ट्रेड ब्लॉक्स में बांटा गया है, जैसे कि एशिया, यूरोप, ठीक है, अलग अलग और भी है। उससे क्या हो रहा है ना, बताया गया है कि 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो चुने हुए हैं, उसमें से 52% वर्ल्ड का ट्रेड होता है। दिस ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द फेल्यूर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये बताया क्या रहा है कि ये फेल्यूर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे और भी दूसरे देशों में फ्री फेयर नहीं हो सक रहा है। दो दीज रीजनल ब्लॉक्स रिमूव ट्रेड टैरिफ विद इन द मेंबर नेशन एंड encourage free trade in the future, it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks. Some major regional trade blocks have been listed in table 9.3। देखिए टेबल 9.3 है, इसमें आपका ट्रेडिंग मेजर रीजन ट्रेड के बारे में बताया गया है। देखिए एशियन एक आपका जकार्ता हेडक्वार्टर ये है, मेंबर नेशन ये है, और रीजन कब हुआ, कमोडिटीज़ क्या क्या मतलब ट्रेडिंग किया जाता है, अदर एरिया क्या क्या है। ठीक है, एशियन, सीस, EU। देखिए इसमें याद रखिएगा एशियन का मेंबर क्या है, CIS का मेंबर क्या है, EU का मेंबर क्या है, LAIA का मेंबर, नेफ्टा, ओपेक, सेप्टा, ये सब का मेंबर कौन है, याद रखिएगा। ठीक है, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में आपका डिस्प्यूट हो जाता है। तो अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन इफ इट लीड्स टू द रीजनल स्पेशलाइजेशन, higher level of production, better standard of living, worldwide availability of goods and services, equalization of prices and wages, and diffusion of their knowledge and culture. International trade can prove to be the detrimental to nation of it leads to dependence on other countries, uneven level of the development, exploitation and commercial rivalry लीडिंग टू वार्स। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट हो जाता है जिसके कारण आपका वार तक हो जाता है। ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ग्लोबल ट्रेड क्या करता है ना, लाइफ्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये आपका इन्वायरमेंट से लेकर हेल्थ से के तक आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है। एज कंट्री कम्पीट टू ट्रेड मोर प्रोडक्शन एंड द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज पैरेलल। जैसे कि आपका इससे क्या होता है ना, ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है जिसके कारण ज़्यादा आपका नेचुरल रिसोर्स का यूज़ होता है। रिसोर्स गेट यूज्ड अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, और उसको रिप्लेनिश्ड भी हम लोग सब चीज़ को नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट मेरीन लाइफ इज़ ऑल्सो डिप्लेटिंग फास्ट। मेरीन लाइफ भी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, घट रहे हैं। Forests are being cut down and river basins sold off to private drinking water companies. Multinational corporations trading in oil, gas, mining, pharmaceuticals and agribusiness keeps expanding their operations at all
कोस्ट क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन। तो ये सब के कारण आपका क्या हो रहा है ना, पॉल्यूशन वगैरह भी क्रिएट हो रहा है जो कि आपका इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। देयर मोड्स ऑफ वर्क डज नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन लोगों का काम क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण रिसोर्स में कमी आती है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन आर गियर्ड ओनली टुवर्ड प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड, देन इट कुड लीड टू सीरियस इम्प्लीकेशन इन द फ्यूचर। अगर इसी तरह चलता रहा और अगर इन्वायरमेंट हेल्थ पर नहीं ध्यान दिया गया तो इससे बहुत बड़ा आपका प्रभाव दिखने को मिलेगा भविष्य में। अगला आता है आपका टॉपिक गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या क्या गेटवे है। पहला पोर्ट्स देखते हैं। पोर्ट्स में क्या है ना, द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर एंड पोर्ट। हार्बर और पोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, मेन गेटवे कहलाते हैं। यहीं से आपका क्या होता है, एक देश से दूसरे देश जाता है प्रोडक्ट। कार्गोज एंड ट्रेवलर पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू द पोर्ट्स। इससे क्या होता है ना, आपका ट्रेवलर क्या करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट से जाया करते हैं। द पोर्ट्स प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो। ये क्या करता है ना, ये सब लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, ये सब चीज़ का भी फैसिलिटी इन पोर्ट्स में मिलता है। In order to provide these facilities, the port authority make arrangement for maintaining navigable channel, arranging tugs and barges and providing labor and managerial service। तो इसके लिए लेबर और मैनेजरियल सर्विसेज का भी ज़रूरत पड़ता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पोर्ट इज़ जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल। ये आपका साइज और नंबर ऑफ शिप्स पे भी डिपेंड करता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय ए पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरलैंड। ये एक्चुअली कितना आपका इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग होता है वो उससे ही पता चलता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस जगह। देखिए ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, ये आपका लैंडलॉक हार्बर है। टाइप्स ऑफ पोर्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए दो तरह के होते हैं। एक आपका इन दो तरह के नहीं और भी हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं। पहला है आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट क्या है ना, दिस पोर्ट स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक, जैसे कि इसमें ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल आपका पाए जाते हैं। ठीक है। कमर्शियल पोर्ट में क्या होता है, दिस पोर्टर हैंडल्स जनरल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड रहते हैं। दिस पोर्ट ऑल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक को भी आपका हैंडल करता है ये आपका कमर्शियल पोर्ट में। फिर अगला आपका कंप्रिहेंसिव पोर्ट में क्या है, सच पोर्ट्स हैंडल्स बल्क एंड जनरल कार्गो एंड लिविंग वॉल्यूम। ये आपका बल्क में आपका क्या करता है ना, हैंडल करता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। तो एक्चुअली आपका जितने भी पोर्ट्स हैं वर्ल्ड का जो बड़ा है उसको कॉम्प्रिहेंसिव का कैटेगरी में रखा गया है। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पर भी आपका टाइप्स ऑफ पोर्ट को कैटेगराइज किया है। जैसे आपका इनलैंड पोर्ट हो गया, आउट पोर्ट हो गया। इनलैंड पोर्ट क्या हो गया, दे पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम सी कोस्ट। ये सी कोस्ट से दूर रहता है। दे आर लिंक टू द सी थ्रू ए रिवर और कैनाल। ये आपका सी और रिवर से आपका लिंक रहता है। सोच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप और बार्जेस। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विथ कैनाल, Memphis is located on the river Mississippi. Rhine has several ports like Mannheim and Duisburg, and Kolkata is located in the river of Hooghly, a branch of river Ganga। तो ये आपका इनलैंड पोर्ट्स का एग्जांपल हो गया। फिर आपका आउटपोर्ट में क्या है ना, दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। ये आपका अब एक्चुअल पोर्ट से दूर में बनाया जाता है। दे आर सर्व द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग दोज शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर साइज large। Classic combination for example is Athens, and it's our outport Piraeus in Greece। तो ये आपका एग्जांपल हो गया आउटपुट्स का। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन में जैसे ऑयल पोर्ट हो गया जो कि आपका ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है जहाँ से। ठीक है, दिस पोर्ट डील्स इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। सम ऑफ दीज आर टैंकर्स पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। तो जिसमें आपका टैंकर पोर्ट और रिफाइनरी पोर्ट्स भी होते हैं। माराकाइबो वेनेजुएला में, इस्केरा तुनिसिया, त्रिपोलिया लेबनान और क्या है ना टैंकर पोर्ट्स। ये सब टैंकर पोर्ट्स का एग्जांपल है। अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पर्सिया इज रिफाइनरी पोर्ट। ठीक
ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। पोर्ट्स ऑफ कॉल, पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है? दीज आर द पोर्ट्स विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग। यहाँ पे आपका रिफ्यूलिंग का काम होता है। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट एडेन, होनोलुलु एंड सिंगापुर आर गुड एग्जांपल। तो ये आपका एग्जांपल हो गया पोर्ट्स ऑफ कॉल का। फिर पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन क्या होता है ना, दिस आर ऑल्सो नोन एज द फेरी पोर्ट, फेरी पोर्ट इसको कहते हैं। दिस पैकेट स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडी कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। दिस स्टेशन ओकर इन पेयर्स लोकेटेड इन सच ए वे दैट दे फेस ईच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडी। एग्जाम्पल डोवर इन इंग्लैंड एंड खलाइस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ये आपका पैकेट स्टेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगला आता है एंट्री पोर्ट, पोर्ट। इसमें क्या होता है ना, दीज आर कलेक्शन सेंटर वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग देशों से गुड्स लाया जाता है और रखा जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। सिंगापुर इज़ ए एंट्री पोर्ट फॉर एशिया, सिंगापुर आपका एशिया के लिए एंट्री पोर्ट है। रोटरडम यूरोप के लिए, कोपेंगम आपका बाल्टिक रीजन के लिए है। फिर नवल पोर्ट एक होता है। नवल पोर्ट में क्या होता है, दिस आर द पोर्ट विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, दिस पोर्ट सर्व वारशिप। ये आपका नवल जिसे नेवी, ठीक है, ये वारशिप के लिए यूज होता है। एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप फॉर देम। कोची एंड करवार आर एग्जाम्पल ऑफ सच पोर्ट इन इंडिया। कोची और करवार आपका इंडिया के लिए एग्जाम्पल है। फिर एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर में, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग देखें। तो जैसे कि हम लोग शुरू में देखें इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ें, जिसमें आपका करेंसी नहीं था, तो जिसके कारण आपका एक सामान लेते थे तो उसके एवज में दूसरे सामान देना पड़ता था, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया गया, एंशियंट टाइम में किस किस जगह ट्रेडिंग होता था, ठीक है। फिर स्लेव ट्रेड, वर्कर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ता था, इनको फोर्सफुली भी काम कराया जाता था। इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। फिर ये आपका बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखा, इसमें नेशनल रिसोर्स, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन फैक्टर, ये सब आपका इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस है। साइज, पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट। फिर आगे हम लोग देखा कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ ट्रेड देखें। फिर हम लोग ग्राफ देखा, वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 5 से 15 तक। इसमें आपका वर्ल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, इससे 1955 से 2015 का डाटा है। फिर आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ें, पहले किस तरह आपका ट्रेडिंग होता था, किस देश से दूसरे देश, और फिर अब किससे चेंज हो गया है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ें। फिर इसमें पढ़ें कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था किसी देश में, किसी में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, किसी में बराबर हो रहा था। टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ें, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। फिर हम लोग केस फॉर फ्री ट्रेड पढ़ें, ठीक है। फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें, जो कि इसके लिए देखभाल करता है। फिर रीजनल फ्री फेयर के लिए। फिर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में पढ़ें। फिर ये आपका मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में ये सब ASEAN, CU, लाया, नाफ्ता, ओपेक, सप्ता, ये सब आपका मेंबर याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ें कि ये वार्स तक हो जाता है अगर ज़्यादा हुआ कुछ डिस्प्यूट वगैरह। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट, या फिर आपका टैक्स भी ज़्यादा कर देता है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी पहले पढ़ा, ये पोर्ट। फिर टाइप्स ऑफ पोर्ट में गए। फिर हम लोगों ने ऑयल पोर्ट्स, ये सब चीज़, जितने भी पोर्ट्स ऑफ कॉल्स, पैकेट स्टेशन, एंट्री पोर्ट, नोवल पोर्ट्स के बारे में देखा। अब हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज अ कम्प्रीहेंसिव पोर्ट। जैसा कि हम लोग देखें कम्प्रीहेंसिव पोर्ट ही सबसे ज़्यादा जो फेमस पोर्ट है वो कम्प्रीहेंसिव पोर्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड आपका नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज ए पार्ट ऑफ ओपेक। जैसे कि बोला गया है कि उसमें याद रखिएगा कि ओपेक का कौन नेशन हिस्सा है, ठीक है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इन इंडिया एसोसिएटेड मेंबर, ठीक है। यहाँ बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इज इंडिया एज एसोसिएट मेंबर। ये सब ट्रेड ब्लॉक्स के नाम है। इसमें सेप्टा इंडिया मेंबर, इंडिया का मेंबर, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ सेप्टा। एंड देन कमिंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या
काम है, इसका मेन काम फ्री फायर आपका ट्रेडिंग के लिए ये क्या करता है ना, मॉनिटर करता है। वाई इज द डिट्रीमेंटल फॉर नेशन टू हैव ए नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। व्हाट बेनिफिट टू नेशन गेट बाय फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक से क्या होता है फ़ायदा देशों को। हाउ आर पोर्ट्स हेल्पफुल फॉर ट्रेड, पोर्ट्स किसे ट्रेड के लिए हेल्पफुल है, इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स करना है लोकेशन के बेसिस पे। हाउ डू नेशन गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, नेशन को किस तरह आपका गेन होता है इंटरनेशनल ट्रेड से। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।